हे येणार ना त्याच्यामध्ये? नाही काय कव्हर होतंय फक्त? तेवढाच. बरोबर ना, पहिला तर तेवढंच कव्हर होतं ना. थोडं पुढे आलंय, थोडंसं म्हणजे झूम झालंय. नमस्ते, मैं हूँ गिरीश रामचंदे और आज के एयर कंडीशनर के लीक टेस्टिंग के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। कोई भी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम होती है, उसका लीक प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब सिस्टम लीक प्रूफ होती है तो क्या होता है, सिस्टम के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो बाहर निकल के नहीं जाता, या फिर बाहर का जो मॉइस्चर है या एयर है वो भी सिस्टम के अंदर नहीं आती। अगर सिस्टम का रेफ्रिजरेंट बाहर निकल के जाता है या फिर बाहर की एयर या मॉइस्चर सिस्टम के अंदर अगर आ जाती है तो सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और इसके लिए सिस्टम का लीक प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है। लीकेज के कारण क्या होता है, लीकेज होने से जो रेफ्रिजरेंट होता है ना सिस्टम का, वो रेफ्रिजरेंट बाहर निकल के जाता है। अब जो एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन सिस्टम होती है उसमें जो कंप्रेसर जैसे पार्ट होते हैं उसकी जो कूलिंग होती है ये टोटली रेफ्रिजरेंट की वजह से होती है। और लीकेज के कारण जब रेफ्रिजरेंट सिस्टम से बाहर निकल के जाता है तो कंप्रेसर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि वॉल प्लेट हो गया या फिर पिस्टन हो गया या फिर क्रैंकेस हो गई, ये सारे पार्ट जो है ये, या फिर मोटर भी हो गई कंप्रेसर की, ये सब रेफ्रिजरेंट से ठंडी होती है। और जब रेफ्रिजरेंट निकल जाता है तो ये सारे पार्ट गर्म होना शुरू हो जाते हैं। जब कंप्रेसर की वॉल प्लेट, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और जो भी क्रैंकेस वगैरह जो है वो गर्म हो जाती है, तो उसके साथ में जो कंप्रेसर में लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो लुब्रिकेशन ऑयल भी गर्म हो जाता है। अब ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑयल जब ठंडा होता है ना तो गाढ़ा हो जाता है, और ऑयल जब गर्म होता है तो पतला हो जाता है। अब जब सिस्टम में रेफ्रिजरेंट नहीं होता और बाकी पार्ट जब गर्म हो जाते हैं कंप्रेसर के, तो ऑयल भी गर्म हो जाता है, और जिससे कि ऑयल पतला हो जाता है। जब कंप्रेसर का लुब्रिकेशन ऑयल पतला हो जाता है तो उसकी लुब्रिकेशन करने की जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी कम होती है, और जिसके कारण कंप्रेसर के पार्ट जो है वो आपस में रगड़ने लगते हैं और कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है। बिना रेफ्रिजरेंट के जब कंप्रेसर चलता है तो कंप्रेसर गर्म हो जाता है, और गर्म कंप्रेसर के कांटेक्ट में जब लुब्रिकेंट ऑयल आता है, और लुब्रिकेंट ऑयल जब कांटेक्ट में आएगा तो लुब्रिकेंट ऑयल ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है, और उस ऑयल में एसिड वगैरह बनना शुरू हो जाता है। और ये जो ऑयल का एसिड है कंप्रेसर की जो मोटर की वाइंडिंग होती है उसको खराब करना शुरू करता है। साथ ही में इस ऑयल से गंदगी तैयार होती है, मतलब उसको स्लज बोलते हैं हम इंग्लिश में, और ये गंदगी आगे जाके सिस्टम में भी जा सकती है और सिस्टम को खराब कर सकती है। और इसके लिए जब रेफ्रिजरेंट नहीं होता तो उसमें ऑयल और वाइंडिंग जो है वो खराब होने की पॉसिबिलिटी जो है कंप्रेसर में ज्यादा होती है। अभी हम देखेंगे कि जो कंप्रेसर है या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें ऑयल रिटर्न क्या होता है। तो ये जो कंप्रेसर है ना, ये जब चलता है ना तो कंप्रेसर जब चलेगा तो रेफ्रिजरेंट को तो डिस्चार्ज करता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट के साथ में कुछ ना कुछ ऑयल जो है वो कंडेंसर में चला आता है। ओके, कंडेंसर में चले जाने के बाद में कंडेंसर का प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होता है, तो यहाँ पे ऑयल जो है ना पतला रहता है, तो ऑयल आसानी से कंडेंसर से निकल के स्ट्रेनर में आएगा या ड्रायर में आएगा, वहां से एक्सपेंशन डिवाइस में आता है और फिर आगे निकल के जाता है इवापोरेटर कॉइल में। अब इवापोरेटर कॉइल जो है ना, यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, और जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है तो गाढ़ा बन जाता है, तो इवापोरेटर में आने के बाद में रेफ्रिजरेंट गाढ़ा हो जाता है, सॉरी ऑयल गाढ़ा हो जाता है। अभी गाढ़ा ऑयल जो है ना वो इवापोरेटर में आके जमा हो जाता है। अब जैसे हम लीक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं या फिर लीकेज की बात कर रहे हैं, तो लीकेज में क्या हो रहा है, सिस्टम से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल के जा रहा है। ओके, अब ये जो रेफ्रिजरेंट है, ये रेफ्रिजरेंट जो ऑयल है उसको तो लेके आया कंडेंसर में, कंडेंसर से लेके गया इवापोरेटर में, इवापोरेटर से वापस ये जो ऑयल है वो कंप्रेसर को आ सकता है, लेकिन उसके लिए रेफ्रिजरेंट की जरूरत होती है। रेफ्रिजरेंट ही जो ऐसा एक सब्सटेंस है जो ऑयल को वापस कंप्रेसर में लेके आ सकता है, लेकिन जब सिस्टम में से रेफ्रिजरेंट ही लीक हो जाए तो जो ऑयल एक बार इवापोरेटर में आ चुका है वो इवापोरेटर का ऑयल वापस कंप्रेसर में नहीं आ सकता। अब इसमें दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब भी ऑयल इवापोरेटर में जमा हो जाता है तो इवापोरेटर की इफिशियंसी डाउन कर देता है, क्योंकि ऑयल जो है ना इवापोरेटर की इनर सरफेस में जमा हो जाता है, जिससे कि हीट ट्रांसफर इफिशियंसी कम हो जाती है। दूसरा, ये ऑयल है ना पार्शियली ब्लॉक करता है इवापोरेटर को, इवापोरेटर का जो ट्यूब होता है उसका डायमीटर को पार्शियली ब्लॉक करता है, उसका एरिया कम कर देता है, जिससे कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम हो सकता है। तीसरी चीज, रेफ्रिजरेंट ना होने के कारण में ऑयल जो है लुब्रिकेंट ऑयल वो कंप्रेसर में वापस नहीं आता। अब ये जो ऑयल बाहर निकला था वो कंप्रेसर का ऑयल था, और कंप्रेसर का ऑयल जब इवापोरेटर में जाके बैठेगा तो कंप्रेसर को जो लुब्रिकेशन करने के लिए ऑयल की जरूरत होती है वो ऑयल कम हो जाएगा, और जिसके कारण कंप्रेसर के पार्ट जो है और ज्यादा घिसने लगेंगे, जिससे कि मोटर के ऊपर लोड आएगा, मोटर भी डैमेज हो सकती है और कंप्रेसर की जो मैकेनिकल पार्ट है वो भी डैमेज हो सकते हैं। जो भी हेर्मेटिक कंप्रेसर्स होते हैं या फिर जो सेमी हेर्मेटिक कंप्रेसर्स होते हैं उसमें जो मोटर वाइंडिंग है, कंप्रेसर की जो मोटर वाइंडिंग है, ये टोटली जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट से ठंडी होती है, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है उनको ठंडा करने के लिए। अब जो सिस्टम से रेफ्रिजरेंट लीक हो जाए तो क्या हो जाएगा, इस वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए कोई सब्सटेंस बचता नहीं है,
तो अगर विदाउट रेफ्रिजरेंट हम सेमी हेर्मेटिक कंप्रेसर या हेर्मेटिक कंप्रेसर को रन करते हैं तो वाइंडिंग जो है गर्म होना शुरू हो जाती है, और वाइंडिंग के गर्म होने के बाद में वाइंडिंग के ऊपर एक छोटा सा एनामल या कवर कहते हैं या इंसुलेशन कहते हैं वो होता है, वो गर्मी से निकल जाता है और उसके बाद में वाइंडिंग शॉर्ट होकर मोटर जल सकती है। तो जो सेमी हेर्मेटिक या हेर्मेटिक कंप्रेसर है उसमें अगर रेफरेंट लीक हो जाए तो आपको सिस्टम को बंद रखना होता है। अगर हम सिस्टम को चालू रखेंगे, लंबे समय के लिए चालू रखेंगे, तो डेफिनेटली उसमें कंप्रेसर जो मोटर वाइंडिंग है वो मोटर वाइंडिंग जल सकती है। आगे जाके जो रेफ्रिजरेशन मशीन होती है या फिर अल्ट्रा लो टेम्परेचर के जॉब होते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल प्लांट होते हैं या फिर लिथियम ब्रोमाइड जो एब्जॉर्प्शन मशीन होती है, तो जो भी मशीन के मैंने नाम लिया अभी, ये सब मशीन में जो लो साइड का प्रेशर होता है दैट इज अंडर वैक्यूम। मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन जो होती है लिथियम ब्रोमाइड वाली, या फिर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन वाले रेफ्रिजरेशन की मशीन होती है, ओके, या फिर सेंट्रीफ्यूगल जो प्लांट्स होते हैं, इनमें इवापोरेटर का जो प्रेशर है वो अंडर वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब क्या? प्रेशर बिलो देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम। अगर कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम होता है तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। इन सारी मशीन्स में जो लो साइड का प्रेशर है वो वातावरण के दबाव से कम होता है। अब ऐसी मशीन में थोड़ा भी लीक आ गया, माइन्यूट भी लीक आ गया, तो वातावरण में जो भी हवा है या जो मॉइस्चर है वो डायरेक्टली मशीन में चला जाता है। और ऐसे मशीन में अगर थोड़ा भी मॉइस्चर आ गया या एयर चली गई तो उनका जो वैक्यूम है ब्रेक हो जाता है, मतलब उनका लो साइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है और वो मशीन कूलिंग करना टोटली बंद कर देती है, और ऐसे मशीन में लीक बिल्कुल भी नहीं चलता। अभी हम समझेंगे अगर रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और उसमें अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो गया तो उसका हमें पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले तो अगर रेफ्रिजरेंट लीक होता है तो मशीन कूलिंग बिल्कुल नहीं करेगी, ओके, या फिर पार्शियल लीक है तो मशीन कूलिंग कम करेगी। अब दूसरा क्या होता है, जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें ना प्रेशर गेज लगे होते हैं, तो आप सीधा जाके प्रेशर गेज को चेक करो, जो भी उसका नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए उससे आपको प्रेशर कम दिखाएगा, इसका मतलब सिस्टम में लीक हो सकता है। तीसरा क्या होगा, कंप्रेसर जो है ना वो करंट कम लेगा, कंप्रेसर मोटर जो है ना उसका जो नॉर्मल करंट है उससे उसका करंट कंजम्पशन कम हो जाता है। चौथा, जहां पे भी लीक है ना, आप अगर उसके पाइपिंग को ट्रेस करोगे, रेफ्रिजरेशन सर्किट को ट्रेस करोगे, तो जैसे मैंने बताया था कि पूरे सिस्टम में ऑयल घूमते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑयल पूरे सिस्टम में घूमता है, तो जहां पे भी लीक है वहां पे रेफ्रिजरेंट के साथ में ऑयल बाहर निकलता है, तो वहां पे आपको ऑयल के दाग दिखाई देंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि सिस्टम में लीक है करके। अभी हम सीखेंगे कि जो सिस्टम में लीक होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो या फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, तो उसमें जो लीकेज है उस लीकेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो मेथड होती है दैट इज अ प्रेशर टेस्टिंग। ओके, प्रेशर टेस्टिंग करके हम लीक को ढूंढ सकते हैं। तो प्रेशर टेस्टिंग के लिए हम लोग कॉमनली क्या यूज करते हैं, ड्राई नाइट्रोजन यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के प्रेशर टेस्टिंग का प्रैक्टिकल मत कीजिए। प्रेशर टेस्टिंग का प्रैक्टिकल करने के लिए जो एक्सपर्ट टेक्नीशियंस होते हैं, मैकेनिक होते हैं, या आपके जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे जिनके पास में काफी सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने कई बार प्रेशर टेस्टिंग की है, ऐसे जो टीचर्स होते हैं या टेक्नीशियंस होते हैं उनसे आपको क्या करना होगा, पहला प्रेशर टेस्टिंग प्रैक्टिकली सीखना होगा, और उनके गाइडेंस के अंडर, उनके निगरानी के में ही आपको क्या करना होगा, प्रेशर टेस्टिंग शुरुआत में करना होगा, क्योंकि काफी डेंजरस हो सकता है प्रेशर टेस्टिंग। आप डायरेक्ट वीडियोस को देख के प्रेशर टेस्टिंग मत कीजिए, ये काफी डेंजरस हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, खाली जानकारी दे रहा हूँ कि प्रेशर टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो प्रेशर टेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है आप ड्राई नाइट्रोजन यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। कई बार मैंने टेक्नीशियन को देखा है कि वो कॉम्प्रेस्ड एयर यूज करते हैं, तो कॉम्प्रेसर यूज करके जो एयर यूज करते हैं उस एयर में मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर आगे जाके सिस्टम को खराब कर सकता है, इसके लिए उसको यूज नहीं करना है। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें प्रिकॉशन लेने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, नॉर्मली जो हमारी रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है उसमें हमें लीक टेस्टिंग के लिए 150, 200, 250, 300, 400, 500 पीएसआई तक प्रेशर की जरूरत होती है। और जो नाइट्रोजन सिलेंडर्स होते हैं उनका अगर आप प्रेशर देखने जाओगे तो वो प्रेशर होता है 2000 से 2500 पीएसआई। तो हमें जो जरूरत प्रेशर की जरूरत है वो काफी कम है, 200-300 पीएसआई में हमारा काम हो जाता है। और सिलेंडर प्रेशर अगर 2000-2500 पीएसआई है तो उसमें मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब नाइट्रोजन का एक प्रेशर है ये बहुत ज्यादा होता है, तो इसको कम करने के लिए नाइट्रोजन सिलेंडर में कंपलसरी 2 स्टेज रेगुलेटर लगाना बहुत जरूरी है। तो उसमें एक रेगुलेटर होता है जो इस प्रेशर को कम करता है, तो उसमें 2 गेज लगे होते हैं। एक गेज जो है ना नाइट्रोजन सिलेंडर का प्रेशर दिखाता है, और दूसरा गेज जो है वो सिलेंडर से जो गैस बाहर निकलती है, नाइट्रोजन गैस,
उसका प्रेशर दिखाते हैं। तो उसमें एक रेगुलेटर होता है, तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें जितना प्रेशर चाहिए उतने प्रेशर की गैस जो है सिलेंडर से बाहर निकाल सकते हैं। तो कंपलसरी पहली बात मैंने बताई कि नाइट्रोजन सिलेंडर यूज करना है, ड्राई नाइट्रोजन यूज करना है। ड्राई नाइट्रोजन सिलेंडर में कंपलसरी आपको 2 स्टेज रेगुलेटर लगवाना है और उसमें फिर प्रेशर को कम करके जो लो प्रेशर की गैस है, जो हमें जरूरत है 150, 200, 300 पीएसआईजी की जरूरत है, उतनी ही गैस जो सिस्टम में डालनी है। ऐसा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जो छोटी सिस्टम होती है ना, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उसमें क्या होता है, कम गैस की जरूरत होती है। और अगर आप डायरेक्टली मशीन को यूज करते हो, डायरेक्टली सिलेंडर को यूज करते हो, तो इतने कम समय में सिलेंडर के अंदर प्रेशर चला जाता है, इतने कम समय में जो रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रेशर चला जाता है कि वो प्रेशर जाके रेफ्रिजरेटर में बढ़ने लगता है और सिस्टम को फाड़ सकता है। अगर आप रेगुलेटर यूज करोगे और उसमें कंट्रोल करके जब आप जो नाइट्रोजन गैस को सिस्टम में भेजोगे, तो जितना प्रेशर चाहिए उतना ही प्रेशर सिस्टम में जाएगा और जिससे कि सिस्टम ब्लास्ट नहीं होगी। और इसके लिए कंपलसरी आपको नाइट्रोजन सिलेंडर को 2 स्टेज रेगुलेटर लगवाना ही है और 2 स्टेज रेगुलेटर लगवा के प्रेशर को गिन के गेज में आपको सिस्टम को प्रेशराइज करना होता है। अब आप देखेंगे कि सिस्टम की जो लीक है, उस लीक को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो सिस्टम के लीक को डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और फिर जहां पे भी लीक होगा ना, वहां से वो नाइट्रोजन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे हम साबुन का पानी लगाते हैं और साबुन का पानी लगाने के बाद क्या होता है, वहां पे बबल्स आना स्टार्ट होते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहां पे लीकेज है। तो अभी प्रेशर कितना डालना है सबसे बड़ा सवाल है। तो नॉर्मली सिस्टम में जो भी गैस होती है, जो भी रेफ्रिजरेंट यूज होता है, उस रेफ्रिजरेंट का जितना स्टैंडिंग प्रेशर है उतना प्रेशर क्या करना होता है, हम लोग को लो साइड में भरना होता है। सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, एक लो साइड और एक हाई साइड। लो साइड मतलब इवेपोरेटर, हाई साइड मतलब कंडेंसर। तो पहले आपको अगर लो साइड चेक करना है तो स्टैंडिंग प्रेशर, इतना प्रेशर आपको भरना है। फॉर एग्जांपल अगर R22 गैस है तो R22 का गैस का स्टैंडिंग प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 150 psi है। तो अगर आपको लो साइड चेक करना है तो आप 150 psi इतना प्रेशर डालो और 150 psi प्रेशर डालने के बाद में जहां पे भी जॉइंट्स है, ब्रिजिंग जॉइंट्स है, फ्लेयरिंग जॉइंट्स है, वहां पे आपको साबुन का पानी लगाना है और वहां पे अगर बबल्स आते हैं तो समझो वहां पे लीक है। अगर आपको हाई साइड का प्रेशर टेस्टिंग करना है, मतलब लो साइड के लिए तो स्टैंडिंग प्रेशर डाल दिया, हाई साइड का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो समझो R22 की बात कर ले। R22 में जो हाई साइड का प्रेशर होता है दैट इज बिटवीन 250 to 300, मतलब 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। तो आपको जो प्रेशर टेस्टिंग करनी है ना, उसमें आपको 300 से ज्यादा का प्रेशर डालना होगा, क्योंकि 300 psi ऑलरेडी सिस्टम में होता है। तो 300 psi में अगर आप चेक करोगे तो शायद हम लोग को लीक मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी। तो उसके लिए स्टैंडर्ड रूल क्या है? स्टैंडर्ड रूल है जो भी हाई साइड का प्रेशर है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो अगर हाई साइड का प्रेशर समझो मैक्सिमम 300 है, 300 इंटू 1.25 करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 375। ओके, तो हम लोग को हाई साइड की प्रेशर टेस्टिंग करने के लिए अप्रोक्सीमेटली उसमें जो 375 psi इतना गैस भरना है, क्योंकि सिस्टम का जो कंडेंसर का या हाई साइड का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है दैट इज 300। तो आप 75 psi उसमें क्या करोगे, ज्यादा गैस डालोगे और फिर जाके सिस्टम को चेक करोगे। अगर उसमें आपको लीक नहीं मिलता है तो 300 psi में भी सिस्टम में लीक नहीं होगा और इस तरीके से लीक टेस्टिंग की जाती है। कई बार मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, वो खुद प्रेशर बताते हैं कि लो साइड में आप इतना प्रेशर डालो या हाई साइड में आप इतना प्रेशर डालो। अगर मैन्युफैक्चरर ने वो चीज बताई है तो उसको पहले आपको मानना है। अगर मैन्युफैक्चरर कुछ नहीं बताता है तो मैंने जो बताया उसको आपको फॉलो करना है। अभी हम एग्जांपल लेंगे 407C रेफ्रिजरेंट की। सब जो सिस्टम है और सिस्टम में 407C रेफ्रिजरेंट है, तो 407 का जो स्टैंडिंग प्रेशर है दैट इज 150 psi। मतलब लो साइड या इवापोरेटर का लीक टेस्टिंग करना है तो आप प्रेशर जो देखो नाइट्रोजन का वो होगा 150 psi और उसमें आप प्रेशर टेस्टिंग करोगे, लीक टेस्टिंग करोगे। आपको अगर कंडेंसर या हाई साइड की प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है मैक्सिमम वो होता है 300 psi। तो 300 को मैंने 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 375 psi। तो अगर सिस्टम में 407C है तो आपको 375 psi प्रेशर डाल के हाई साइड का लीक टेस्टिंग करना है और फिर आपको सोप सोल्यूशन वगैरह लगा के लीक मिलता है क्या चेक करना है। तो इस तरीके से 407C का कैलकुलेशन करके हम प्रेशर टेस्टिंग कर सकते हैं। आगे हमने एग्जांपल लिया है 410A रेफ्रिजरेंट का। तो सिस्टम में समझो 410A रेफ्रिजरेंट है, तो 410 का जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो समझो 260 psi है। तो लो साइड की प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो आपको इवापोरेटर में या लो साइड में 260 psi इतना प्रेशर देना है और इवापोरेटर की लीक टेस्टिंग आपको करनी है। अब यहाँ पे ना 410 है ना, इसमें प्रेशर बहुत हाई होता है। तो पहले तो मैन्युफैक्चरर
कुछ रेकमेंड करता है कि इसमें प्रेशर टेस्टिंग के लिए कितनी गैस भरनी है, कितना नाइट्रोजन भरना है, तो उसको आपको स्ट्रांगली उसको फॉलो करना है। वो जो कहते हैं उसी को फॉलो करना है आपको। अगर कुछ डेटा दिया नहीं है तो फिर आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं एक बार आपको कह दूं कि 410 के केस में मैन्युफैक्चरर जो होता है वो प्रेशर टेस्टिंग का प्रेशर बताते हैं, और वो जो मैन्युफैक्चरर ने जो प्रेशर बताया है उसी को आपको क्या करना है, स्ट्रांगली फॉलो करना है, क्योंकि ये प्रेशर बहुत हाई होते हैं। अब ये जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है 410 का, वो मैक्सिमम डिस्चार्ज प्रेशर हो जाता है 480 पीएसआईजी तक। तो अगर यहाँ के फॉर्मूले के हिसाब से देखने जाएंगे तो 480 को अगर हम 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 पीएसआईजी इतना प्रेशर आता है। दैट इज टू लार्ज। एक प्रेशर बहुत ज्यादा है 600 पीएसआईजी। तो आप गलती से भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टली वीडियो देखे कभी भी इस प्रेशर को अप्लाई नहीं करोगे सिस्टम के ऊपर। तो एक तो आपको मैन्युफैक्चरर ने जो भी बताया है प्रेशर उसी को यूज करना है, और सेकंड टाइम फिर भी अगर आपको ऐसा आ गया टाइम कि आपको प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो आप क्या करोगे, ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ाओगे। ओके, सिस्टम में डायरेक्टली 600 पीएसआईजी प्रेशर बढ़ना बहुत डेंजरस हो सकता है। आपको एक सीनियर टेक्नीशियन होगा, उसके साथ में काम करना होगा, और रेगुलरली जो काम करता है उनके अंडर ही आपको काम करना होगा, और उनके गाइडेंस में ही आप क्या करो, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा के आप 480 है तो 480 प्रेशर देके देखो, उसमें आप लीक टेस्टिंग करके देखो। अननेसेसरी प्रेशर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, और फिर जाके आप ग्रेजुअली प्रेशर 500 550 भी बढ़ाओगे तो उसमें भी आपको लीक मिल जाएगा। लेकिन फिर से मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको हाई साइड के प्रेशर बताते हैं, और जितना प्रेशर मैन्युफैक्चरर ने बताया है उतना ही प्रेशर आपको सिस्टम में भरना है। वीडियो को देख के आप प्रेशर भरने मत जाओ, और प्रैक्टिकली तो आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम नहीं करोगे, आपको एक्सपर्ट टेक्नीशियन है उनके गाइडेंस के अंदर ही प्रेशर टेस्टिंग का काम करना है। ये सिस्टम की हाई साइड होती है या फिर लो साइड होती है, उसमें जब हम नाइट्रोजन का प्रेशर भरते हैं और उसके बाद में जब लीक मिलता है, सो बबल मिलते हैं, तो वहां पे आपको मार्कर से मार्क करना होता है। ओके, और फिर मार्क करने के बाद में आपको जितना भी प्रेशर भरा है सिस्टम का उसको पूरी तरीके से रिलीज करना होता है, पूरी तरीके से उस प्रेशर को बाहर निकालना होता है। और बाहर निकालने के बाद में ही आप इंश्योर करो पूरा प्रेशर निकल गया है, गेज में आपको पता चलता है कि प्रेशर सिस्टम में नहीं है। उसके बाद में आपको ब्रेजिंग करके उस जो लीकेज है उसको मिटाना होता है। प्रेशराइज सिस्टम में आपने अगर ब्रेजिंग टॉर्च को लगाया तो सिस्टम फट सकती है, क्योंकि जब प्रेशराइज सिस्टम में हमको गर्म करते हैं गैस को तो उसका प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और जिसके कारण सिस्टम के ऊपर लोड आता है और सिस्टम फट सकती है। तो ऑलवेज लीक मिलने के बाद में मार्क करो, पूरा प्रेशर निकाल दो, और पूरा प्रेशर निकालने के बाद में ही ब्रेजिंग करना होता है आपको। ये जो प्रेशर टेस्टिंग है इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा हो रही है। तो इसके लाइन में, इसके सीरीज में मैं और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं और ज्यादा डिटेल में जो प्रेशर टेस्टिंग होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।